हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का नेक्स्ट जो लेक्चर है उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। और चैप्टर हमारा 10 चल रहा है हैलोजन व्युत्पन्न। उसमें हैलो के निर्माण की विधियां चल रही हैं। कल जो विधि चल रही थी वो थी एल्कीन से। एल्कीन से और एल्कीन से बताया, मैंने समझाया कि एल्कीन, इसमें हम समझ सकते हैं कि एल्कीन पर HX हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्किल एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, ये पॉइंट हम समझ रहे थे। एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, ये हम समझ रहे थे। देखो, ये याद रखना है ऐसे, ठीक है। अब इसमें हम आपको समझा रहे हैं कि भाई दो प्रकार की एल्कीन होती हैं, इसीलिए सममित और असममित। इसीलिए जो हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है वो सममित में अलग प्रकार से, असममित में अलग प्रकार से। तो असममित के केस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सममित में सीधा सा हमें समझना है, ठीक है। तो सममित पहले हम समझ लें। सममित एल्कीन पर HX का योग द्वारा, या HX का योग समझ लें, एक ही बात होती है। तो सिंपल सा मैं बता दूं, सरल से सरल एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। जैसे R, इससे पहले मैं सरल सा ही एग्जांपल आपको लिखवा दूं, फिर समझाऊंगा। जैसे मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर HX का योग करवा रहा हूं। किसका करा रहा हूं? HX का योग करवा रहा हूं। तो योग करवा दिया हमने। CH2 सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, याद रखना है। माना यहां मैंने H जोड़ दिया और यहां क्या जोड़ दिया? X जोड़ दिया। इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं ऐसे, CH3CH2X के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है, या डायरेक्ट आप तो योग करके देखिए, ऐसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें हम। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HCl का योग कराइए आप, क्या आएगा? CH2 एक के साथ H जोड़ दो, इधर CH2 के साथ सिंगल बॉन्ड से Cl जोड़ दो, ये योग हो गया। इसी फॉर्मूले को हम इस वे में लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इस मेथड से लिख सकते हैं। और फिर इसको हम इस मेथड से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला क्या है यहाँ भाई? इसका रूप क्या है? CH3 और CH2Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथिल क्लोराइड। देखो समझो, अच्छे से समझो इसको, ठीक है ना भाई। CH2 H ऐड किया CH3, और ये फॉर्मूला नजर आएगा फिर हमें, CH3CH2Cl। नाम क्या हो जाएगा इसका? एथिल क्लोराइड। ये क्या है? एथीन। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है ही है, ठीक है। नाम क्या है इसका? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ये, और भी अब हम आगे योग करवाते हैं इसी तरीके से।
मान लो मैंने लिया आर CH2 डबल बॉन्ड CHR, ठीक है, या आर ये सममित एल्कीन है, सममित एल्कीन है भाई, यहाँ R इक्वल टू R है, ठीक है, यानी एल्किल समूह बिल्कुल समान जुड़ा हुआ है दोनों तरफ, ठीक है, और इस पर हम HX का योग करवा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं भी आप जोड़ दीजिए, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही हमें HX जोड़ना है, तो R CH H यहाँ जोड़ दिया, CH X यहाँ जोड़ दिया, RE बन गया, ये एल्किल हैलाइड बन गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये योग हो गया है, सही है। मैं इसका एग्जांपल ले लूं, क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 R बराबर CH3 मान लिया, इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन, ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन, ठीक है। इस पर हम योग करवाने, मान लो इसका HBr का योग करवा दें, ठीक है। तो H को जोड़ो, अब मैं डायरेक्ट जोड़ के लिख रहा हूं आपके सामने, मैंने इस वाले हाइड्रोजन से जोड़ा इसकी तरह, तो ये CH2 हो जाएगा मिलके, और यहाँ क्या जुड़ गया है भाई Br, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, नाम क्या हो जाएगा इसका, इधर से अंकन करेंगे तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब नाम लिखने की बात आएगी भाई, अच्छे से लिख सकते हैं, या द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरीके से हम योग करवा सकते हैं, और भी कोई कंपाउंड हो सबके साथ हम ऐसे योग करवा सकते हैं, ठीक है। कैसे किसी प्रकार से योग हो सकता है, ठीक है, और कैसे कंपाउंड हो हम इसी वे में योग करवाएंगे अगर सममित एल्कीन है तब, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो समझ में आ गया, इसमें तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, कहीं भी हमें जोड़ देना है, बस डबल बॉन्डेड पर ही जोड़ना है, कहीं H जोड़ो कहीं Br जोड़ो, आप कैसे ही जोड़ के लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं असममित एल्कीन में HX का योग, असममित एल्कीन में HX का योग, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये योग दो तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ दो रूल ध्यान रखने पड़ेंगे, एक मार्कोनिकॉफ नियम, ठीक है, पहला मार्कोनिकॉफ नियम ही होता है, लेकिन जब कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, वहां पर दूसरा नियम लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या परऑक्साइड प्रभाव, ठीक है। तो हम पहले हम समझ सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि भाई यही पॉइंट मैं आगे लिख दूं कि असममित एल्कीन में HX का योग या असममित एल्कीन पर HX का योग, मैं लिखें पर लिखने की बात होता है, HX का योग मार्कोनिकॉफ है आएगा, ये कॉफ मार्कोनिकॉफ है लिखना है हमें यहाँ, कॉफ के नियम, मैं मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ऐसे लिख सकता हूँ, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है,
के अनुसार होता है। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। अब मार्कोनिकॉफ नियम क्या है वो हमें समझना है। मार्कोनिकॉफ नियम क्या है, ठीक है, उसको हमें समझना होगा क्या होता है। इस नियम के अनुसार यहां लिख सकता हूं मैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार Hx का ऋणात्मक भाग, ऋणात्मक भाग क्या है भाई, x माइनस उस युग्म बंधित कार्बन या द्विबंधित कार्बन, इसको युग्म बंधित कार्बन भी कह सकते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन कह सकते हैं, ठीक है, द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो। संख्या क्या हो, न्यूनतम हो। इस नियम के अनुसार Hx का ऋणात्मक भाग X माइनस उस द्विबंधित कार्बन या युग्म बंधित कार्बन भी कह सकते हैं हम, डबल बॉन्डेड कार्बन, इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन, इन डबल बॉन्ड का जो कार्बन है उस पर, ठीक है, जुड़ता है। क्लियर है ना। यानी हम कह सकते हैं कि जब एल्कीन पर HX का योग होता है तो इस HX का ऋणात्मक भाग एल्कीन के उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो, कम से कम हाइड्रोजन परमाणु हो, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं कैसे हो रहा है ये, वो समझना है। वैसे तो ये नियम हमने 11th में पढ़ा था, इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म सारी पढ़ी, यहाँ थोड़ा सा दूंगा मैं आपको, ठीक है, क्लियर करने के लिए। तो देखो असममित एल्कीन ये हो गई, ये असममित एल्कीन हो गई, ठीक है, देख रहे हैं असममित एल्कीन ही है ये, ठीक है। अब इस पर HX का योग करवाना है, HX का योग करवाना है, ये नेगेटिव भाग है, ये पॉजिटिव भाग है, ठीक है। X को नेगेटिव मानना है हमेशा, है ही नेगेटिव होता है ये ऋणात्मक, और H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सही है। तो अब हमें खुद को कहाँ फोकस करना है कि भाई जोड़ते कहाँ हैं हम, H और X को हमेशा द्विबंध वाले कार्बनों पर ही जोड़ते हैं, लेकिन जब असममित एल्कीन होती है तब हमें मार्कोनिकॉफ नियम का उपयोग करना पड़ता है। तो X माइनस को कहां जोड़ेंगे, तो हम पहले देखेंगे किस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन कम है, न्यूनतम है। तो इस पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इस पर हाइड्रोजन कितना है, 1। तो X माइनस जो है, यानी जो ऋणात्मक भाग है X माइनस, उसको हम कहां पर जोड़ देंगे, इस न्यूनतम हाइड्रोजन संख्या वाले कार्बन पर जोड़ देंगे, और H को हम यहां पर जोड़ देंगे, सही है। इस तरीके से R, इसके साथ X जोड़ा, यहां क्या हो गया, CH3, ये एल्किल हैलाइड बन गया, एल्किल हैलाइड बन गया, ठीक है। इस तरीके से तो ये मार्कोनिकॉफ नियम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल ले लें इसका,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। क्या है भाई? प्रोपीन। इसमें यदि हम HI का योग करवा दें तो देखो I को हमेशा कहाँ जोड़ना है हमें? कम हाइड्रोजन संख्या वाले कार्बन पर, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ I को जोड़ दिया और यहाँ पर हमने किसको जोड़ दिया? H को। तो 2 आयोडो प्रोपेन बन गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको समझ लिया है। और भी एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए ये है CH3CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्या नाम है इसका? 2 मेथिल प्रोपीन। 2 मेथिल प्रोपीन। 2 मेथिल प्रोपीन। ठीक है, देख रहे होंगे भाई, ये मेन चेन हो गई आपकी 1 2 3, 3 कार्बनों की जनक श्रृंखला हो गई। फिर हमें अंकन करना है, इसको हमें वरीयता देनी है। तो 1 2 3, 2 पर मेथिल प्रोपीन। ठीक है, इस तरीके से इसमें अगर हम HBr का योग करवाएं तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ हमें देखना है कि हाइड्रोजन कहाँ कम है। तो यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, और अच्छी बात है, हम Br को यहाँ जोड़ देंगे, H को यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ Br को जोड़ देंगे, ये CH3 और ये CH3। क्या नाम बन गया इसका? देखो 2 ब्रोमो। 2 पर ब्रोमो आ गया, 2 पर मेथिल आ गया, और क्या आ गया? प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहीं पर एक पॉइंट और देख लेते हैं जो हमने 11th में पढ़ा था और हमें आना भी चाहिए। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने 11th में? कि देखो यदि ऐसा हो जाए, ऐसा में एल्कीन हमारी ऐसी हो जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या, सॉरी, जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो होती है वो डबल बॉन्डेड कार्बनों पर समान हो जाए। ये ऐसा में एल्कीन है, दिख रहा है, देखिए इधर CH3CH पार्ट आ रहा है, इधर ये वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन पर, इन दोनों पर, इस पर और इस पर जो जुड़ने वाले परमाणु समूह है वो डिफर हैं, अलग हैं, तो ऐसा में एल्कीन हो गई। ठीक है, नाम क्या हो गया इसका? देखो क्या नाम हो गया इसका भाई? इधर से 2 पोजीशन, तो इन 2 पर है, 5 कार्बन है, क्या नाम हो गया? पेंट 2 ई नाम हो गया इसका। ठीक है, ये लिंक में हमने पढ़ा था। अब क्या करें? अब क्या हो? ठीक है भाई, प्रश्न तो ये उठ रहा है कि अब इस कंडीशन में हम मार्कोनिकॉफ नियम को कैसे अप्लाई करें, कैसे लगाएं। ठीक है, यहाँ तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है? बराबर है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, नोटिस भी रखना है। अभी मैं इसका यौगिक आपको बनवा दूं, उत्पाद बनवा दूं, फिर आप क्लियर करेंगे, एक लाइन लिख लेंगे यहाँ, है ना? जैसे मैंने योग करवा दिया, फॉर एग्जांपल वही HBr का योग। ठीक है, क्या होगा? CH3 CH2, यहां जोड़ दिया मैंने Br CH2 CH3। ठीक है, ये बन गया हमारा 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन बन गया। ठीक है, समझ पा रहे होंगे इसको अच्छे से, और समझ लो। अब देखो आप यहां पर खुद को फोकस करो, खुद को फोकस करके देखो कि इस वाले कार्बन से जो एल्किल समूह जुड़ रहा है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 है। इस वाले कार्बन से जो एल्किल समूह जुड़ रहा है इसमें कार्बन संख्या 1 है, यानी ये छोटा एल्किल समूह है और ये बड़ा एल्किल समूह है। तो मैंने जो यहाँ रूल अप्लाई किया है वो इस आधार पर किया है
कि जब असममित एल्कीन में द्विबंधित कार्बनों पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है, तो हम HX के ऋणात्मक भाग को, देखो ये ऋणात्मक भाग ही तो है ये, और ये प्लस, ऋणात्मक भाग को उस डबल बॉन्डेड कार्बन या उस युग्म बंधित कार्बन या उस द्विबंधित कार्बन पर जोड़ते हैं जिस पर बड़ा एल्किल समूह जुड़ा हो। सही है, ये हमें लाइन मेंशन करनी है, याद रखनी है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं इसको, नोट करके ये पॉइंट याद रखना है हमें। यदि असममित एल्कीन में द्विबंधित कार्बनों या द्विबंध के कार्बनों पर हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, हाइड्रोजन की संख्या समान हो, तो X माइनस को डायरेक्टली लिखवा रहा हूं मैं, X माइनस को उस कार्बन, उस द्विबंधयुक्त कार्बन कह सकता हूं मैं, उस द्विबंधयुक्त कार्बन पर जोड़ते हैं जिस पर बड़ा एल्किल समूह जुड़ा हो, बड़ा एल्किल समूह जुड़ा हो, जैसा ये हो गया यहाँ पर, है ना। एग्जाम्पल ऊपर हमने लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से हमने समझाया। अब हम आगे चलते हैं, हमारे अगले पॉइंट पर आते हैं, ठीक है, और वो है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार असममित एल्कीन में HBr का योग, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या हम कह सकते हैं खराश प्रभाव, इसी को हम, या परोक्साइड प्रभाव, परोक्साइड प्रभाव, ठीक है, के अनुसार असममित एल्कीन में HBr का योग, मैं पर्टिकुलर नाम ले रहा हूं, HBr का योग, ये मैंने पॉइंट समझाया आपको, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, इस पर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, ठीक है, और उस पर से भी किए जाते हैं, लेकिन इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना है, फोकस रखना है, ठीक है। समझते हैं इसको क्या है, पहले मैं इसकी एक लाइन लिखवा दूं, उसके बाद आप इसको क्लियर करेंगे। हमें लिखना चाहिए कार्बनिक परऑक्साइड
कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में असमित एल्कीन में HBr हाइड्रोब्रोमाइड का योग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। ये चीज याद रखनी है। इसे ही हम क्या कह सकते हैं, इसे ही एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, ठीक है, या इसे ही हम खराश प्रभाव या इसे ही हम परऑक्साइड प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कि कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में असमित एल्कीन में HBr का योग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। देखो मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता था कि जो ऋणात्मक भाग है अर्थात यहाँ जो Br- है उसको कहाँ जोड़िए, जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो उस कार्बन पर जोड़िए। लेकिन अब विपरीत का मतलब है हमें उस पर जोड़ना होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। जैसे मैं क्या लिखूं यहाँ, RCH डबल बॉन्ड CH2 HBr। ठीक है, यहां मैंने परऑक्साइड ले लिया, मान लो क्या ले लिया यहाँ परऑक्साइड, जैसे क्या ले लिया R2O2 ले लिया है ना, परऑक्साइड ले लिया ये। अब हमें क्या बताया गया है कि ऋणात्मक भाग को कहां जोड़िए, कहां जोड़िए ऋणात्मक भाग को, मार्कोनिकॉफ नियम ने क्या बताया कि जिस पर हाइड्रोजन संख्या न्यूनतम हो। अब उसके विपरीत क्या हो जाएगा कि Br को कहां जोड़ें, देखो हाइड्रोजन संख्या यहाँ क्या है, ज्यादा है, Br को यहाँ जोड़ेंगे और H को यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से CH2 Br, ये एल्किल ब्रोमाइड बन गया, एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरीके से इसका पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस HBr, मैंने यहां ले लिया बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, बेंजोइल परऑक्साइड ले लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ CH3। देखो अब हमें क्या है, Br को इधर जोड़ना है तो H को इधर, तो CH2 हो गया यहाँ CH2 और ये हो गया Br, ये हो गया वन ब्रोमो प्रोपेन, ये मुख्य उत्पाद हमें मिलेगा। ठीक है ना, बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है C6H5 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये फॉर्मूला होता है बेंजोइल परऑक्साइड का, बेंजोइल परऑक्साइड का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रख लेना है आपको। ठीक है, नोटिस कर लेना है साइड से, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, बेंजोइल परऑक्साइड मतलब हमें इसको कैसे याद रखना है, कैसे समझना है। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मार्कोनिकॉफ नियम कब लगेगा और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कब लगेगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या बन गई है, कंडीशन क्या है वो चीज समझनी है। देखो इसमें एक दो एग्जांपल और लिख दूं मैं, CH3C और यहाँ पर वही पहले की तरह मैं CH3 डबल बॉन्ड CH2 लिखूं प्लस HBr लिखूं, और यहाँ पर मुझे वही लिखना पड़ेगा
परऑक्साइड लिख दूं मैं यहाँ, परऑक्साइड लिख दूं, ठीक है, और ये यहाँ बेंजोइल परऑक्साइड लिख दूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ CH3, यहाँ CH3, और यहाँ पर मुझे क्या जोड़ना है, देखो H जोड़ना है, क्या जोड़ना है H, इस वाले पर H जोड़ दिया मैंने, और CH2 और क्या लिखूंगा मैं Br, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो 1 ब्रोमो 2 मैथिल, और आगे मेन चैन का नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन, लिख चुके होंगे आप इसको, है ना, इस तरीके से ये बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अब हमें यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कब लगेगा ये नियम वो हमें पता चल गया है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस है और HBr है और असमित एल्कीन है, तब हम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगाएंगे, ठीक है, खरास प्रभाव लगाएंगे। समझ लें इसको पहले। याद रखने की ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है कि कैसे पता चलेगा कि इसमें कॉम्बिनेशन होता है, क्या क्या होता है, देखो HBr होगा ही होगा, ठीक है, साथ में क्या कॉम्बिनेशन होगा, पेरोक्साइड होगा। ये दोनों चीजें अगर हमें दिख रही हैं तब कौन सा रूल लगेगा, तब रूल कौन सा लगाएंगे हम इसके लिए, AMKR। AMKR का मतलब A से एंटी, M से मार्कोनी, K से कॉफ, R से रूल। अरे आगे बात समझ में, AMKR का मतलब क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। मैंने संक्षेप में लिखा है, A से एंटी, M से मार्कोनी और K से कॉफ, R से रूल, ठीक है, रूल, ठीक है, हिंदी में हम नियम कह सकते हैं। तो AMKR मतलब मार्कोनिकॉफ नियम, तो ये दोनों ही होने जरूरी हैं, ठीक है। और कैसी एल्कीन है हमारी, असमित, कैसी एल्कीन है, असममित एल्कीन है, ये चीज याद रखनी है। अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक हो रही है, मतलब क्या मिस्टेक हो रही है, क्या नहीं है, खाली HBr है तो ये कौन सा रूल लगेगा, खाली HBr है तो क्या लगेगा, MKR मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब खाली पेरोक्साइड है, HBr नहीं है, तो योग तो किसी ना किसी का हो रहा होगा, भाई पेरोक्साइड के साथ अन्य है, ठीक है, और HBr नहीं है तो भी कौन सा लगेगा, MKR लगेगा, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। आई बात समझ में, ये पॉइंट याद रखने हैं कि अगर हमें अभिक्रिया में केवल पेरोक्साइड नजर आ रहा है, HBr नजर नहीं आ रहा है, HBr की जगह HCl HI ये नजर आ रहे हैं, तब भी हमारा मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा। कैसे लगेगा ध्यान से समझ लें। तो इसीलिए हमें नोट करके एक बात याद रखनी है, यह नियम यानी एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम केवल HBr पर ही लागू होता है, यानी जो पेरोक्साइड प्रभाव है वो केवल HBr पर ही लागू होता है। याद रखना ये पॉइंट, केवल HBr पर ही लागू, केवल HBr पर ही लागू, ठीक है, अन्य पर लागू नहीं होगा। ये आपने 11th में पढ़ा था। रीजन क्या होता है, इसका रीजन समझाया जाए, मैकेनिज्म समझाई जाए, ठीक है। देखो हम यहाँ इतना डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिलेबस भी आगे बढ़ाना है, मैं बता देता हूँ बस रीजन क्या होता है। रीजन ये होता है, देखो बात ये भी आएगी कि भी मार्कोनिकॉफ नियम से उस प्रकार का उत्पाद बन रहा है और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से इस प्रकार का उत्पाद बन रहा है, ये डिफरेंट क्यों है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और यहीं पर थोड़ा इंटरव्यू कि जो MKR होता है, MKR मार्कोनिकॉफ नियम, इसमें जो योग होता है वो इलेक्ट्रॉन्स में ही
इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया से होता है। किससे होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया से होता है, ठीक है, इसके द्वारा होता है। और इसमें कार्बोनाइन बनता है, और कार्बोनाइन और उत्पाद जो बनता है, कार्बोनाइन बनता है, और कार्बोनाइन कैसा होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। तो इसलिए इसमें जो कार्बोनाइन ज्यादा स्थायी होता है, यानी इसमें प्राइमरी भी बनता है, और कौन सा कार्बोनाइन बनता है? सेकेंडरी कार्बोनाइन बनता है। ये चीज समझ में आ गई। दोनों प्रकार के कार्बोनाइन बनते हैं, लेकिन कौन सा स्थायी होता है? सेकेंडरी कार्बोनाइन स्थायी होता है। सेकेंडरी कार्बोनाइन क्या होता है? स्थायी। इसीलिए इसी से हमें मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। कौन सा? मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। कहने का मतलब है फिर Br हमें कहां जुड़ता हुआ नजर आता है? उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता हुआ नजर आता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? न्यूनतम होती है। तो ये मैंने संक्षेप में आपको सारा समझाया। जैसे ध्यान से समझिए, हम किसका योग करवा रहे थे? अब मैं थोड़ा बता ही दूं आपको। यहाँ पर हम किसका योग करवा रहे थे? योग करवा रहे थे हम प्रोपीन पर योग करवा रहे थे। इसका मान लो HBr का योग करवा दें, तब उत्पाद बन रहा था हमारा ये CH3CH, यहाँ Br, और ये क्या बन रहा था? CH3, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म पर अगर हम जाएं, इसकी मैकेनिज्म पर जाएं, तो इसकी मैकेनिज्म में हमें ये देखने को मिलेगा कि देखो HBr है, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग से H+ और Br- बनेंगे, ये बनेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही ये H+ इलेक्ट्रॉन स्नेही का वर्क करेगा और हमारे इस एल्कीन पर जुड़ेगा, ठीक है। पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और पाई बॉन्ड टूटने से इस H+ का योग होगा, ठीक है ना, इस द्विबंधित कार्बनों पर होगा पाई बॉन्ड के टूटने से। माना कि ये कहां जुड़ सकता है? इस पर जुड़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा, सीधी सी बात है। देखो ध्यान से समझिए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड टूटते ही इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन लेगा, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की सहायता से ये H+ को ग्रहण करेगा। कैसे ग्रहण करेगा? ध्यान से समझिए। माना ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हुए, तो इस पर ट्रांसफर होने के कारण इस पर तो कैसा चार्ज आएगा? किस पर कैसा चार्ज आएगा? ध्यान समझिए, इस पर चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इस पर इलेक्ट्रॉन की ये अधिकता मान लो आप, ठीक है। फिर इस इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा इस H+ को ये क्या करेगा? कार्बन आसानी से ग्रहण करेगा, या ये H+ इस पर अटैक करेगा, इस पर जुड़ेगा, तब ये कौन सा कार्बोनाइन बनने की संभावना होगी? प्राइमरी। तो देखो दो प्रकार के कार्बोनाइन बनने की संभावना होगी। कौन कौन से? एक ये, कौन सा? ध्यान से समझेंगे। देखो ये CH2 ये 1 डिग्री कार्बोनाइन बन गया। दूसरा कार्बोनाइन बनने की संभावना क्या होगी? अब की बार ये हो जाए कि ये इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर हो जाए? इधर ट्रांसफर हो जाए, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो ये H+ इस पर अटैक करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा, यानी ये प्लस और ये CH3, सही है। इस तरीके से ये सेकेंडरी है। कौन सा स्टेबल हुआ? ये वाला स्टेबल हुआ, ये अधिक स्थायी हो गया। क्या हो गया? ये अधिक स्थायी। अब की में जो आपके इंटरमीडिएट, ये मध्यवर्ती कार्बोनाइन ही है, जो इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होते हैं वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वही रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उन्हीं से हमें मुख्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो अब इसी से हमें मेन प्रोडक्ट मिलेगा, यानी अधिक मात्रा में बनने वाला उत्पाद मिलेगा, ठीक है। और इस पर कौन अटैक करेगा? ये Br- अटैक करेगा, नेगेटिव वाला, ठीक है, और हमें ये उत्पाद दे देगा। देखो ऐसे Br और CH3, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मतलब इस पर Br- से अटैक कर दिया, Br इस पर जोड़ गया, और इस प्रकार हमें ये 2-ब्रोमोप्रोपेन मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा, जो कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। बाकी हम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम को भी इसी प्रकार से समझेंगे। उसमें ये बताऊंगा मैं आपको कि वहां जो अभिक्रिया होगी वो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया होगी,
वहां फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, और फ्री रेडिकल में भी जो फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा उसी से हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा, और वो मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारा एंडी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार बनेगा। तो 11th की बात थी जो मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस की, आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, मैं अब बाकी जो है वो कल नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्लास को ही क्लोज करते हैं।